अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एलएलबी 5th सेमेस्टर और एलएलबी 10th सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जैसे ही आप सब जानते हैं कि एलएलबी 5th सेमेस्टर के अंदर सिंध के अंदर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का भी एक सब्जेक्ट है, और इसी तरीके से हज़ारा यूनिवर्सिटी हो गई मानसरा की, और जो है दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो कि पंजाब साइड की हैं, यूसीपी वगैरह, तो उनमें जो है एलएलबी 10th सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं पास पेपर के, वो सारे के सारे एक ही लेक्चर के अंदर क्लियर करें। अब जैसे ये पेपर है मेरे हाथ में, ये जो है एक मेरे पास है यूसीपी के एलएलबी 10th सेमेस्टर का पेपर है, जो कि पास पेपर 2019 का है, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो का एलएलबी 5th सेमेस्टर का पेपर है 2020 का, जो कि अभी कुछ ही मंथ्स पहले हुआ है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के क्वेश्चंस जो हैं हम थोड़ा देख लें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके क्या क्या आंसर्स हैं। अक्सर जो है ये समझते हैं स्टूडेंट्स के जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो है बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट को कवर करने की। तो स्टार्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रॉपर्टी होती कितनी काइंड्स की है। प्रॉपर्टी जो है वो दो काइंड की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। अब फॉर एग्जांपल कि मेरी प्रॉपर्टी है, अब जो है मेरे पास एक, जैसे कि मैं एग्जांपल, ये मार्कर है। अब ये मार्कर जो है ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये टचेबल भी है, अब ये मूवेबल भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। अब एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है इंटेंजिबल, जो कि ना तो टचेबल होती है और ना ही जो है वो विजिबल होती है, और ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि ना ही मूवेबल होती है। तो प्रॉपर्टी के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। अब टेंजिबल प्रॉपर्टी क्या है और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या है। टेंजिबल वो प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल हो, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आप खरीद लें तो वो प्रॉपर्टी है। जैसे कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूव कर सके, और जो है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि विजिबल हो। ये सारी की सारी चीज़ जो है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं, जो जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में, वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है। अब एक ऐसी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जो कि विजिबल भी नहीं है, जो कि टचेबल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो है ये एक बुक लिखी, ठीक है। अब इस बुक के अंदर मैंने जो है कॉपीराइट के बारे में कुछ वर्ड्स लिखे, जो ये कहते हैं कि ऑल राइट रिजर्व्स अंडर कॉपीराइट एक्ट 1911, नो पार्ट ऑफ दिस बुक कैन बी कॉपीड और कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एनी मशीनरी, बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही हुआ कि कोई भी जो है इस मेरी बुक को जो है कॉपी नहीं कर सकता। अब ये मेरे पास एक राइट है, ये इसे हम कहते हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। मेरे पास एक राइट है, एक ऐसा राइट है जिससे ना तो कोई मेरी प्रॉपर्टी को कॉपी कर सकता है, ना तो मेरी बुक को कोई जो है ट्रांसफ़र कर सकता है अपने नाम पर। अब मैं जो है इस बुक का राइट सिर्फ और सिर्फ पब्लिशर को मैंने दिया, इसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं दिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपना ये राइट, और वो चाहे तो मेरी जगह पे अपना नाम भी इस बुक पर लिखवा सकता है। इसे कहते हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। जैसे कि ये था एक एग्जांपल दी मैंने आपको एक बुक की। अब इसी के साथ ही साथ हम ये देखते चलें कि सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है। ये तो हो गया सिंपली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ ही साथ हम ये भी जान लें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो कि हमारे माइंड के अंदर इंटेलेक्ट हो,
कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हमारे माइंड के अंदर इंटेलेक्ट की जाए। फॉर एग्जांपल के एक होती है हार्ड कॉपी, एक होती है सॉफ्ट कॉपी। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई बुक लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी में लेते हैं, और जब भी आपको कोई व्हाट्सअप करता है तो वो पीडीएफ में सॉफ्ट कॉपी में करता है। तो इसी तरीके से एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल वो प्रॉपर्टी जो कि मूव कर सके, जो कि ट्रांसफरेबल हो, या जो कि हमें विजिबल दिखे, ठीक है, ये होती है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो प्रॉपर्टी जो कि इनविजिबल हो, जिसका राइट जो है सिर्फ हमारे माइंड में ही इंटेलेक्ट हो कि इस चीज़ का राइट है मेरे पास, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब सेकंड डेफिनेशन आती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट्स क्या क्या है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अगर हम बात करें, आईपी राइट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आईपी राइट्स। आईपी राइट्स के बारे में। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अगर हम बात करें कि क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कोई भी ऐसा राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कि अपने माइंड के अंदर इंटेलेक्ट करने के बाद आप अपने राइट को ट्रांसफ़र कर सकें। फॉर एग्जांपल मैंने बुक लिखी तो मुझे एक राइट मिला कि कोई भी शख्स मेरी बुक को कॉपी नहीं कर सकता, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो कोई भी जो है मेरे बुक को जो है वो कॉपी नहीं कर सकता, ये मुझे एक राइट मिला। इसी तरीके से कोई अगर और चीज़ बनाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हैं मार्केट के अंदर कई किस्म के मोबाइल्स हैं, अब उनके पास एक राइट है कि कोई भी उनकी जैसी ही हूबहू चीज़ जो है नहीं बना सकता, उनके पास एक राइट है, तो इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जब भी कोई भी चीज़ बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली राइट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हमारे पास कई राइट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है एक मोबाइल कंपनी बनाते हैं तो उस मोबाइल कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। रजिस्टर करवाने के बाद आपको एक राइट मिलेगा कि कोई भी आपकी कंपनी के लोगों को कॉपी नहीं करेगा, कोई भी आपकी कंपनी को किसी भी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करेगा, तो उसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसके बाद जो है एक और डेफिनेशन है जो कि है ट्रेड सीक्रेट की, कि ट्रेड सीक्रेट क्या है। अब ट्रेड सीक्रेट कोई भी ऐसा सीक्रेट, अ सीक्रेट ऑफ योर ट्रेड बिजनेस, आपके बिजनेस का कोई भी सीक्रेट या फिर रेसिपी आपके प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल कि आप जो है एक बेकरी बनाते हैं, अब आपके बेकरी बनाने के साथ ही साथ आपके बेकरी के अंदर एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा बंदा है जो कि आपके केक्स बनाता है, उसको उसकी रेसिपी पता है, उसके अलावा किसी और आपको पता है, आपके अलावा और किसी को भी नहीं पता, तो आपके पास एक रेसिपी है उस प्रोडक्ट की। अब आप जो है उस ट्रेड सीक्रेट को रजिस्टर करवाते हैं, उसके साथ ही साथ अब आपके सीक्रेट को कोई भी जो है ट्रेड सीक्रेट को कोई भी लीक नहीं कर सकता। जिस तरह आप जानते हैं कि कोका कोला जो है एक बहुत ही फेमस सॉफ्ट ड्रिंक है। अब इस सॉफ्ट ड्रिंक की खासियत ये है कि ये 1981 से 1983 से चल रही है। तब से लेके आज तक बहुत कंपनीज ने ट्राई किया कि इस जैसी सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाए, लेकिन इस जैसी सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में हर कोई नाकाम रहा। इस जैसा टेस्ट जो है कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सका। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उनके पास एक ट्रेड सीक्रेट है, जो ट्रेड सीक्रेट कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट के ट्रेड सीक्रेट क्या है। अब इसके बाद हम आते हैं एक और अनदर डेफिनेशन की तरफ। अब ये जो डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को आप अपनी वर्डिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है एक और डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क के ऊपर मेरा एक और 3 से 4 मिनट्स का लेक्चर भी है, वो भी आप सुन सकते हैं अगर आप जो है सेपरेटली देखना चाहें तो। ट्रेड सीक्रेट, व्हाट इज़ ट्रेड सीक्रेट। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। अब ये कह रहा है कि ट्रेडमार्क क्या है, व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। लोगो, लोगों के साथ ही साथ डिज़ाइन,
ऑफ योर बिजनेस। अब ये कह रहा है कि ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क जो है एक किसी भी किस्म का लोगो, किसी भी किस्म का डिज़ाइन या फिर उस जैसी कोई भी और चीज़ आपके बिज़नेस की जो कि आपके बिज़नेस को डिनोट करे, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये वॉच है। अब इस वॉच को हम डिनोट कैसे करेंगे कि ये जो है ज़ेंगलर की वॉच है, ठीक है। अब इसके अंदर Z नाम का कोई लोगो है इसके इंटरनल साइड पे, ठीक है। अब उस लोगों को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है इस कंपनी का ब्रांड है। तो वो जो लोगो है वो लोगो डिनोट करता है उस कंपनी को। जिस तरीके से एप्पल कंपनी है, अब एप्पल कंपनी आईफोन बना रही है, आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13, ठीक है। अब वो जो है उनके पास एक ऐसा लोगो है कटे हुए शेप का कि जो कोई और कंपनी जो है उस लोगो को कॉपी नहीं कर सकती। तो वो लोगो है, वो डिज़ाइन है, उसको कोई भी जो है अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इसे कहते हैं हम ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी होता है। ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसके बिना आप जो है अपना ट्रेडमार्क नहीं चला सकते मार्केट के अंदर। इसी के साथ ही साथ एक और डेफिनेशन आती है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या कहता है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हमें ये कहता है कि कोई भी डिज़ाइन ऑफ योर इंडस्ट्री, आपके इंडस्ट्री का कोई भी डिज़ाइन, लोगो या फिर जो है आपकी जो है बिल्डिंग का, ठीक है, आपकी बिल्डिंग, आपकी इंडस्ट्री का कोई भी एक ऐसा डिज़ाइन जो कि आपने रजिस्टर करवाया, तो उस डिज़ाइन को भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये भी 2 से 3 लाइन की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर पेपर के अंदर आ जाए, क्योंकि प्रीवियसली 2019-2020 के अंदर सेम ही चीज़ रिवाइज हो रही है कि राइट डाउन द शॉर्ट डेफिनेशंस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP राइट्स और जो है ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। अब है उसके बाद ट्रेडमार्क, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, तो इनकी शॉर्टली आप डेफिनेशन 2-2, 3-3 लाइन की लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अनदर डेफिनेशन की तरफ, जो कि हमें बताती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है क्या? एनी प्रोडक्ट which indicates location, ठीक है, जियोग्राफिकली। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट जो है आपको डिनोट कर रहा है, आपको जो है वो इंडिकेट कर रहा है अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का। फॉर एग्जांपल कि अगर हम सिंध के अंदर देखें तो सिंध के अंदर अजरक बहुत फेमस है। अब वो अजरक जो है या फिर काशी का वर्क जो है या फिर जो है सिंधी टोपी जो है, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं इंटीरियर सिंध की तरफ, जैसे कि हालाक साइड हो गया, मटियारी साइड हो गया, ये इन जगहों को इंडिकेट कर रही हैं। अब इसी तरीके से अगर हम शहद हनी की बात करें, अब हनी जो है पाकिस्तान के अंदर होता है येलो कलर का, लेकिन इसी के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो वो हनी होगा पर्पल कलर का, ठीक है। इसी के साथ ही साथ अगर आप फिलिपाइनीज़ जाएंगे तो हनी जो होगा वो एज इट इज़ वाइट कलर का होगा, पानी के शेप में। इसी के साथ ही साथ अगर आप जो है स्पेन की तरफ चले जाएंगे तो यही हनी आपको मिलेगा वाइट दूध के शेप में, यानी कि बिल्कुल ही वाइट। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को, यानी कि ये चीज़ें जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपनी लोकेशन को इंडिकेट करती हैं कि हम जो है इस जगह से लोकेट करते हैं, हम जो है इस जगह से इंडिकेट कर रहे हैं।
ये चीज़ें, ये डेफिनेशंस जो हैं आप अपने पेपर के अंदर 2-2 लाइंस की, 3-3 लाइंस की अपनी वर्डिंग में, अगर आप लिखना चाहें अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कॉपीराइट। प्रीवियसली अभी हमने डिस्कस किया बुक के बारे में कि मैंने जो है अपनी बुक के अंदर कुछ लाइनें लिखी, दैट माई बुक नो वन कैन कॉपी माई बुक अंडर कॉपीराइट एक्ट 1911। अब कॉपीराइट हमें कहता क्या है? कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट, ठीक है। अब कॉपीराइट की जो अगर हम डेफिनेशन देखें तो कॉपीराइट जो है सिर्फ और सिर्फ सिंपल डेफिनेशन कॉपीराइट की नहीं है कि टू कॉपी समवंस आर्टिस्टिक वर्क। कॉपीराइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कॉपीराइट के अंदर आपका म्यूजिकल वर्क आ गया, आपके आर्टिस्टिक वर्क आ गया, जैसे कि ऑडियो वीडियो विजुअल वर्क आ गया, ऑडियो वर्क, विजुअल वर्क, ठीक है। उसके बाद है आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। उसके बाद है फोटोग्राफी, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ जो है कॉपी। अब सबसे पहले आते हैं ऑडियो वर्क क्या है। ऑडियो वर्क मीन्स कोई भी आप म्यूज़िक, ठीक है, लिरिक्स या फिर इससे रिगार्डिंग कोई भी ऐसी चीज़। उसके बाद आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क क्या कहता है? कोई भी एनी वर्क, एनी आर्ट वर्क, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफी क्या कहता है? फोटोग्राफी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप अपना फ़ोटो बनवाते हैं किसी भी चीज़ के ज़रिए, तो वो आपके पास एक राइट है कि आपके फ़ोटो को भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। कॉपीराइट एक्ट 1911 हमें ये कहता है कि आपकी जितने भी राइट्स हैं कॉपी करने के, तो वो आपके राइट्स आपको ट्रांसफर्ड हैं। अब आपकी कोई भी चीज़ है, आप जो है अपना राइट चाहे तो किसी को दे सकते हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ कॉपी होगी। अदरवाइज़ कोई भी शख्स जो है आपकी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता, चाहे फिर वो किसी भी किस्म की चीज़ हो, चाहे फिर वो आर्टिस्टिक वर्क हो, चाहे फिर वो ऑडियो वीडियो वर्क हो, चाहे फिर वो जो है फोटोग्राफी हो, चाहे फिर वो इससे रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हो। उसके बाद जो है एक और डेफिनेशन है जो कि हमें बताती है व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडमार्क एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन, कि ट्रेडमार्क और जोग्राफिकल इंडिकेशन में डिफरेंशिएट करें। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या डिफरेंशिएट है ट्रेडमार्क और जोग्राफिकल इंडिकेशन में? जोग्राफिकल इंडिकेशन, उसके साथ ही साथ ट्रेडमार्क, ठीक है। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या कहता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन इंडिकेट करता है लोकेशन को, ठीक है। ट्रेडमार्क जो है वो लोकेट करता है किसको? लोगों को। ट्रेडमार्क के अंदर आपका मार्क आता है आपके ट्रेड का, यानी कि किसी भी किस्म का लोगो या ट्रेड डिज़ाइन, ठीक है। लेकिन जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या करती है? ये आपके किसी भी वर्क को इंडिकेट कर रही है लोकेशन। कोई भी लोकेशन, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि लोकेशन को इंडिकेट करे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि लोकेशन को इंडिकेट करे, उसे हम कहेंगे जोग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको क्या एग्जांपल दी कि कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि शहद है। अब वो शहद कई किस्म के शहद है। पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है येलो कलर का शहद, इंडिया के अंदर पाया जाता है येलो कलर का शहद। इसी के साथ ही साथ जो है ओरिजिनल शहद का कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए? अब अगर आप स्पेन चले जाएँ तो स्पेन के अंदर जो शहद का कलर है वो वाइट कलर है। इसी के साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले जाएँ तो वो पानी की शेप में आता है। तो ये सारी चीज़ें लोकेट कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं अपनी लोकेशन को। इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें काशी के वर्क की या फिर जो है सिंधी अजरक की, सिंधी टोपी की, तो ये सारी के सारी सिंध की सकाफत है। ये सारी के सारी इंडिकेट कर रही हैं सिंध को। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं इंटीरियर सिंध को, हाला साइड की सिंध को। लेकिन
ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क के अंदर आपके डिज़ाइन, आपका लोगो, आपके प्रोडक्ट की कोई भी ऐसा लोगो जो कि आपके प्रोडक्ट को इंडिकेट करे, जो कि ये बताए कि आपका प्रोडक्ट कौन सी कंपनी से है। फॉर एग्जांपल कि अब ये वाटर की बोतल है, अब इसमें लिखा है दासानी, अब ये इंडिकेट करिए कि मैं किस कंपनी से हूँ। इसका अपना ही एक लोगो है, इसका, इस बोतल का अपना ही एक लोगो शेप है। अगर आप कोई और कंपनी का प्रोडक्ट उठाएंगे, अगर आप किसी और कंपनी की बोतल उठाएंगे तो उसके डिज़ाइन चेंज होंगे, उसका लोगो चेंज होगा, उसके बोतल की शेप चेंज होगी, एज इट इज़ सेम नहीं होगी। रीज़न क्या है? ट्रेडमार्क। तो ये डिफरेंशिएट है, सिमिलरली डिफरेंशिएट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में और ट्रेडमार्क में। अब इसी के साथ ही साथ एक और चीज़ है जो कि हमें ये बताती है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आईपी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट आईपी राइट्स, कि क्या जो है रोल है आईपी ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये आईपी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आईपी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या है और उसका रोल क्या है। अब पाकिस्तान के अंदर कराची और इस्लामाबाद के अंदर इसके ऑफिसेज हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि आपके लोगों, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना ही उसका वर्क है। उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या है? आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। अब एक और चीज़ है, वो हमें ये बताती है कि व्हाट इज़ राइट डाउन अच्छा जी। उसके बाद है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। अब ये कह रहा है कि डिस्क्राइब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? सबसे पहले तो आप जो है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का राइट एक्सक्लूज़ कराएंगे। उस राइट के एक्सक्लूज़ कराने के बाद आप उसको कंपनी, आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाके उसको रजिस्टर कराएंगे। रजिस्टर कराने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? रजिस्टर कराने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप जो है अपनी उस प्रोडक्ट के साथ ही साथ उसके जो भी लोगोज़ हैं, उसके जो भी डिज़ाइंस हैं, उन डिज़ाइंस के एक जो है फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल बनाने के साथ ही साथ आप जो है फ़ाइल के अंदर ये भी लिखेंगे एग्रीमेंट जो भी हुआ है आपका, ठीक है, उसके अंदर ये भी लिखेंगे कि आप जो है ये चीज़ें जो है प्रोटेक्ट करवाना चाह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें। और आपकी कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें बनती हैं, आपकी कंपनी जो है कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आप जो है अपनी कंपनी के उस जो है फ़ाइल के अंदर लिखकर उसको रजिस्टर करवाने की तरफ चलेंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या आएगा? वो जो है आपकी फ़ाइल को अप्रूव करेंगे। फ़ाइल को अप्रूव करने के बाद जो है वो आपकी कंपनी को रजिस्टर करेंगे विद इन द लिमिट ऑफ 15 डेज़ और 30 डेज़। फिर आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई। आपकी कंपनी रजिस्टर होने के साथ ही साथ जो है रजिस्टर्ड का जो है आपकी कंपनी के ऊपर स्टैंप लग जाएगा। फिर आपकी कंपनी का कोई भी और कंपनी आपकी कंपनी के लोगो, डिज़ाइन या फिर जो भी चीज़ें आपने रजिस्टर करवाई हैं वो चीज़ें कॉपी नहीं कर सकती। तो इसी तरीके यही प्रोसेस है सिंपली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को रजिस्टर करवाने का इन पाकिस्तान। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन बी व्हाट इज काउंटरफिट कॉपी। इसके बाद एक और क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज काउंटरफिट कॉपी, कि काउंटरफिट कॉपी क्या है। अब काउंटरफिट कॉपी की अगर हम बात करें, काउंटरफिट कॉपी,
अब ये काउंटरफिट कॉपी क्या है? काउंटरफिट जो कॉपी है ये भी एक कॉपीराइट की ही एक एग्जाम्पल है, ये भी एक पार्ट है कॉपीराइट का, जिसके अंदर आपकी कंपनी या आपके किसी भी प्रोडक्ट को कोई कॉपी करता है एज इट इज़ काउंटरफिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो प्रोडक्ट जो है, जिस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल है जो मटेरियल आपने यूज़ किया और सबसे डिफरेंशिएट है। अब आपके प्रोडक्ट को, आपके जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हूबहू एज इट इज़ कोई कॉपी करता है तो वो हो जाता है काउंटरफिट। और अगर कोई उसमें चेंजिंग करता है, उसको बिल्कुल ही जो है डिफरेंशिएट कर देता है, तो वो काउंटरफिट कॉपी के अंदर नहीं आएगा। अब जो वर्ड कॉपी है इसका मकसद ही यही है कि कोई भी चीज़ आपको, कोई भी चीज़ कॉपी हो रही है, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो उल्टी करके हो, चाहे फिर वो सीधी करके हो, चाहे फिर वो ऊपर से नीचे करके हो, किसी भी जगह से, किसी भी डायरेक्शन से अगर कोई चीज़ कॉपी हो रही है तो वो आ जाता है अंडर कॉपीराइट एक्ट 1911 के अंदर। तो ये जो हमारा टॉपिक था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस का, इसके अंदर सिंपली डेफिनेशंस थी, जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी पेपर मुझे मिले, तो इन पेपर्स के अंदर जो भी चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर ली हैं। आपको होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस के अंदर ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये चीज़ें आपको अपने ब्रेन के अंदर याद होना बहुत ज़रूरी है। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस का जो पेपर है वो पेपर आता ही प्रीवियस पेपर से है, उसके अंदर कोई न्यू चीज़ नहीं आती। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस जो है, फॉर एग्जांपल अगर 2018, 2019, 2020 या फिर 2021 का जो जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उस पास्ट पेपर को कलेक्ट करेंगे आप, तो अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप मेरे लेक्चर सुनने के बाद ही आप अपने पेपर को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आते हैं, प्रीवियस पेपर आए थे प्रीवियस पेपर के अंदर, और नेक्स्ट टाइम भी उम्मीद करता हूँ कि यही क्वेश्चंस जो है वो रिवाइज होते जा रहे हैं, तो आप जो है ये लेक्चर सुनने के बाद बिल्कुल ईजिली अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।